हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए बेटा, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से सारे के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कहता है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। ठीक है, कहते हैं दी गई जानकारी को कंठस्थ यानी कि स्मरण कर कर। देखो, ये मैंने बताया था आपको, कंठस्थ करना गलत होता है। विद्यार्थियों में गलाकाट प्रतियोगिता मैंने बताया था नहीं होगा। व्यवहार के अनुकूल के लिए ऐसा करते हैं नहीं बेटा। देखो, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ में जोड़ने के लिए मैंने बताया था बच्चों को आप कभी भी पढ़ाएंगे तो उसका पहले पूर्व ज्ञान जानेंगे और पूर्व ज्ञान जानने के बाद फिर आप उसके ही वातावरण से वास्तविक जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। कहता है खोजी अधिगम कमतर आंकता है यानी कि निगेटिव वाला पूछ रहा है। सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। देखो, आप समझ गए होंगे, खोजी अधिगम भी ठीक है, सहज अनुमान लगाना, सहयोगात्मक। कहता है निष्क्रिय नकल, यही गलत हो जाएगा आपका। देखो, कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये कथन और कारण है। अभी आप ये समझिए कि आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं और देख लीजिए ये ऑप्शन दोनों ठीक हैं या नहीं है, जिससे कि आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। कहता है कि किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जब किसी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसके पूर्व ज्ञान, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि पूर्व ज्ञान को समझ लेना चाहिए। कहता है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तुओं को जानकारी के असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। बेटा, असंबंधित कह रहा है, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है किंतु आर, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन होगा, सी वाला, ए सही है किंतु आर गलत है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। ठीक है, जहाँ जहाँ निष्क्रिय होगा वो तो होगा नहीं। कहता है निष्क्रिय है, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय सामाजिक है, सक्रिय व्यक्तिगत है। तो अधिगम जो होता है समाज से होता है, अधिगम हमारा समाज से होता है बेटा। तो सक्रिय और कैसा है, सामाजिक है ना। क्योंकि दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है ना। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। इसके द्वारा ही अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। कहता है स्मृति सहायक विधि या अन्वेषण या प्रकार्यात्मक स्थिरता या कलन विधि। देखो, कलन विधि तो आपकी नहीं हुई, तो जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है ना। बेटा, ये गलत हो गया है, ये नहीं, हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। कहता है कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। तो बेटा, समस्या समाधान के लिए स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण और कलन विधि ऐसी युक्तियां जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, है ना। ये मैं भूल गया था, प्रकार्यात्मक नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए और बी और डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कथन और कारण से। तो इसका 1 मिनट के लिए कथन और कारण हटा दीजिए, अभी आप ऑप्शन के रूप में इसे पढ़ना शुरू कीजिए। कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब दोनों ऑप्शन ठीक हैं आपके, तो ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे आपके, कट गए। अब मैंने आपसे कहा, अब आप समझ लीजिए ये तर्क कथन है और ये आपका कारण है। तो आप क्या करेंगे, अब पढ़ने के बाद 2 ऑप्शन काटने के बाद यहाँ पे क्योंकि शब्द लगा देंगे। अगर ये कथन पढ़ने के बाद क्योंकि के बाद अगर ये उत्तर देता है तो हमारा उत्तर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। कहता है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो, क्योंकि भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल बेटा, उत्तर मिल रहा है। जब उत्तर मिल रहा है तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि
संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहता है उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाती है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिगम प्रयास करने को अभिप्रेरित करता है। या शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। बेटा संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? सन्निहित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि संवेग और संज्ञान संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को क्या करते हैं बेटा? बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका संवेग और संज्ञान से पहले भी आ चुका है जिसमें अलग दिखाया था, स्वतंत्र दिखाया था, तो उसका ऑप्शन जो था सन्निहित वाला था, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता, ये तो नहीं होगा, या सफलता परिहार। बेटा विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे लक्ष्य क्षमता के मानक स्तर को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं और मुख्य ध्यान आत्म सुधार एवं किसी कार्य पर महारत हासिल करने पर है। इन लक्ष्यों को नए कौशल में महारत हासिल करने, बढ़ी हुई समझ प्राप्त करने और क्षमता में सुधार पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और महारत हासिल करने वाले छात्र सफलता को सुधार और अधिगम के संदर्भ में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्या है? कहता है डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कौन विचार विवेश संकल्पना मानचित्र निष्क्रिय नकल। देखो अगर निष्क्रिय है तो सकारात्मक तो नहीं करेगा। कहता है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन स्कीमा सक्रियता और अधिगम आवश्यकता। देखो बेटा स्कीमा सक्रियता और अधिगम को क्या करती है? सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि जो आपका अधिगम आवश्यकता है वो नकारात्मक रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का लास्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित का, अध्यापक केंद्रित का, अधिगमकर्ता केंद्रित का, या बहिष्कार केंद्रित का? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और NEP का आपकी PDF तैयार हो चुकी है, तो उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ, वो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ताओं के अनुसार जो पहले थी वही इसी में भी जुड़ी हुई है। अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में क्या कर सकें? लागू कर सकें। तो बेटा आज के लिए इतना ही।